नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का निशुल्क कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स निशुल्क रहेगा। निशुल्क कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक, ये जो कोर्स है इसमें आपको उत्तराखंड की सभी कक्षाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी, जो कि आपके पीसीएस, लोअर पीसीएस, बीपीडीओ, वीडियो, उत्तराखंड के आने वाले सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। इस कक्षा में YouTube पर विषय की सभी वीडियो डाली जाएंगी। इस कोर्स को शुरू करने का जो मूल उद्देश्य है वो है हमारा कि उत्तराखंड के अंतिम क्षेत्र में बैठा हुआ जो विद्यार्थी है, जो देहरादून में नहीं आ पा रहा है, उसको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की कक्षाएं एवं उत्तराखंड ग्रुप सी और इससे संबंधित जो भी मटेरियल है वो निःशुल्क प्राप्त हो, ताकि वह भी अपने आप को इस भीड़ भरी और कंपटीशन की दुनिया में पीछे ना समझे। तो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। और जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनके लिए यह कोर्स निःशुल्क है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस नए अभियान को आप लोगों के साथ, उत्तराखंड के इतिहास के साथ। पहला जो चैप्टर है वो है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले इतिहास होता क्या है? इतिहास में हम इति धनहास, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसका हम क्या करते हैं, इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारी सभ्यता कैसे बनी, उसके लिए हम इतिहास का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। अब ये साहित्यिक स्रोत होता क्या है? इसके अंतर्गत गद्य एवं पद्य, लिखित एवं अलिखित साहित्य रहता है। साहित्यिक स्रोतों में जो पहला है वो कौन सा है? वो है हमारा लोक साहित्य। क्या है? लोक साहित्य। लोक साहित्य से तात्पर्य है वह साहित्य जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से मिले, जो मौखिक मिले, उसको हम लोक साहित्य कहते हैं। किसी लोक क्षेत्र की, किसी विशेष क्षेत्र की हो। इसके अंतर्गत गीत, जागर, पवाड़े आदि। अब आते हैं, दूसरा है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत किसी धर्म से संबंधित जो पुस्तक होती है उसमें जो उत्तराखंड का इतिहास मिलता है उसको हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत महाभारत, रामायण, बौद्ध साहित्य, पुराण। फिर आता है गैर धार्मिक साहित्य। वह साहित्य जो किसी धर्म विशेष से ना होकर के राजाओं के द्वारा, उनके आश्रित कवियों के द्वारा लिखा गया, उसको हम गैर धार्मिक, जैसे मनोदय काव्य, राजतरंगिणी आदि। उसके बाद यात्रा वृत्तांत, यानी कि यहां पर जो व्यक्ति घूमने आया उसने अपने यात्रा वृत्तांत में क्या क्या लिखा, यानी कि घूमने की जो डायरी होती है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें वैनसांग का नाम आता है जिन्होंने सीयू की में। अगला है पुरातात्विक साहित्य। तो पुरातात्विक साहित्य से तात्पर्य है यह कठोर होते हैं, ठीक, हार्ड रहता है, ठीक। और इसके अंतर्गत कई चीजें देखी जाए, जैसे पहला अभिलेख। तो अभिलेखों में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण, जैसे
राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, कालसी अभिलेख, उसके बाद मुद्राएं, मुद्राओं में सिक्के, सिक्कों में कुनिंद, यौदेव, इनके स्मारक जो बनाए गए हैं जैसे बगीचे हैं इस प्रकार के, भवन तो कत्यूरी काल में बने हुए मंदिर, महल, भवन में, मूर्तियां जैसे जागेश्वरी में बनाई गई मूर्तियां, काली मठ में हर गौरी की मूर्ति, मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, और इसमें केव पेंटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुफा चित्र, कप मार्क्स यानी कि ओखलियां, इसको। चलिए, तो ये हमारा क्या है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होंगे। अगली स्लाइड, साहित्यिक स्रोत को प्राप्त तथ्य, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो साहित्य हैं उनमें उत्तराखंड के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है वो हमको साहित्यिक स्रोतों से पता करना है। तो भारत की सबसे पुरानी जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का पहला वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए पवित्र भूमि और मनीषियों की भूमि बोला गया है। और यह प्रश्न बनता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि पुराणों की संख्या हमारे पास 18 है। इन 18 पुराणों में से कुछ पुराण जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इन पुराणों में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर, खसमंडल और उत्तर का खंड बोला गया। पुराणों में हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों की बात आती है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, इसमें उसने कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी दी है। और दूसरा उसने कहा है कि यहां पर ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ ने क्या किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद वास्तु शिरोमणि, उत्तराखंड की वास्तुकला से संबंधित पुस्तक, फतेह प्रकाश, फतेह शाह के वीरता पूर्वक, उसके बाद गणिका नाटक, मौलाराम, प्रदुमन शाह के समय में होने वाले, उसके बाद वैनसान ब्रह्मपुर यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जो हमने लास्ट में देखा था, यात्रा वृत्तांत। एक चीज और याद रखेगा, मनोदय काव्य, यह गढ़वाल के इतिहास का सबसे पुराना स्रोत है जो परमारों का इतिहास बताता है, मनोदय काव्य, महाराजा। अब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम पहली बात करेंगे अभिलेखों की या शिलालेख की। तो पहला जो उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है वो कौन सा है, कालसी शिलालेख। अब ये जो कालसी शिलालेख है, यह पहले तो कालसी कहां पर है, तो दून में, यानी कि देहरादून जनपद में एक कालसी जो शहर है, पहले हम शहर की बात करेंगे भाई। तो शहर किन नदियों के तट संगम पर है, तो टॉन्स और यमुना। अब जो ये शिलालेख है, यह जो शिलालेख है यह है अमलाव और यमुना के संगम, अमलाव और यमुना के संगम पर। चलिए, अब हम बात करते हैं प्राकृत भाषा। ये जो अभिलेख है इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। और जो लिपि है, लिपि क्या है इसकी, लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि क्या है, इस अभिलेख की लिपि है। अब ये जो अभिलेख है यह अशोक के द्वारा लिखवाया गया है और अशोक ने 14 बड़े अभिलेख लिखवाए हैं
उनमें इसका जो नंबर है वो कौन सा है? 13वां। ये जो 13वां अभिलेख है, इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की है। 1860 में, इंपॉर्टेंट है, कब की है? 1860 में। अब ये जो अभिलेख है, इसका जो आकार है वो कैसा है? हाथी के आकार का है, आकार का। इस अभिलेख में यहां पर लिखा गया है संस्कृत में गजे तमे। क्या लिखा है? गजे तमे। और ये वर्ड कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा का। अब ये जो कालसी अभिलेख है, इसमें यहां के लोगों के लिए बोला गया है पुलिन, और क्षेत्र को बोला गया है अपरांत। ठीक, अपरांत बोला गया है। ये जो कालसी अभिलेख है, इसमें लिखा गया है कि यह अभिलेख इसकी उत्तरी सीमा पे है। इस अभिलेख में चिकित्सा, जो विशेषतः पशु चिकित्सा से संबंधित है, दया धर्म पर है। ठीक, चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लाखा मंडल। लाखा मंडल जो जगह है, यह भी हमारी देहरादून में है, यानी कि देहरादून जनपद में है। यमुना और रिकनाड़ नदी के संगम पर लाखा मंडल नामक जगह है। ये जो लाखा मंडल है, यहां पर यदुवंश की राजधानी थी, और इसी यदुवंश में एक कन्या थी जो कि जालंधर के राजा की धर्मपत्नी थी। उनका नाम था राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा ने यहां पर ब्रह्मी लिपि में एक अभिलेख लिखवाया, जिसमें यदुवंश के 11 परिवारों के 12 शासकों के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। 11 परिवार के 12 शासकों के नाम मिलते हैं। और इसमें यदुवंश की जो राजधानी है वो कहां पर बताई गई है? सिंहपुर। ठीक है, सिंहपुर। और इसी राजकुमारी ईश्वरा ने यहां पर एक मंदिर बनाया है, जिसको लक्षेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, जय विजय। और ये जो राजकुमारी ईश्वरा है और ये हमारा लाखा मंडल अभिलेख है, यह लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी का माना जाता है। चलिए अगला, लाखू उडियार। उडियार का अर्थ उत्तराखंड में क्या है? गुफा। यानी कि गुफाओं में मिलने वाले चित्रों को इसमें बताया गया है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बढ़िया गुफा है, सुलभतम गुफा है, वो कौन सी है? लाखू उडियार। यह अल्मोड़ा जिले में है। जिले का नाम क्या है? अल्मोड़ा है। यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? सुयाल नदी है, उसके तट पर है। इसकी खोज 1968 में एमपी जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा की गई है। ठीक, इसकी जो आकृति है वो नागफनी की है। क्या है? नागफनी के आकार की। यहां पर जो रंग है, सफेद, गेरू, गुलाबी, लाल व काली, आप देख भी रहे होंगे, इसमें रेड कलर दिख रहा है हमको, रेड कलर दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है। ठीक, लाल रंग दिख रहा है हमको यहां इस पे। ठीक, दूसरा हमको गुलाबी रंग भी दिख रहा है, काला रंग भी दिखता है। ये इसकी विशेषता है। यहां पर 34 व्यक्तियों के, आदमियों के जो नृतक मंडल है, और दूसरा 28 आदमियों दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ऐसे ये बिंदु है।
ऐसे चित्र दिखते हैं। तो एक में हमको 30, दूसरे वाले में हमको 28 चित्र मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 व्यक्ति हैं, वो एक जानवर को भगा रहे हैं ऐसे, चलो भाई भाग जाए ऐसे, ठीक। तो वो 6 एक दिखते हैं। अब यहां पर जो चित्र हैं इनमें रेखा और बिंदुओं का प्रयोग किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि ज्योमेट्रिकली क्या है, इनके चित्र है। इनका जो विषय है वो है सामूहिक नृत्य। अब कुछ और चीजें जान, इस गुफा की तुलना किससे की जाती है? मध्य प्रदेश की भीम बेटका गुफा से की जाती है। मध्य प्रदेश में गुफा है भीमबेटका की गुफा, जहां से हमको ऐसे चित्र मिले, तो इसकी तुलना वहां से की जाती है। दूसरा, यह उत्तराखंड की सबसे सुलभतम गुफा है, यानी कि यहां पर आप आराम से पहुंच सकते हो। जब आप अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाते हो तो दलबैंड एक जगह पड़ती है, वहां पर क्या है, ये गुफा है दलबैंड के पास, ठीक। ये इसकी क्या है, विशेषता। चलिए अगला है गोरखिया उड़ियार। गोरखिया उड़ियार हमारी कहां है? चमोली में। तो पहले इसके नामोत्पत्ति के बारे में जानकारी ले लेते हैं भैया कि इसका नाम गोरखिया उड़ियार पड़ा क्यों। तो गोरखिया उड़ियार इसलिए इसका नाम पड़ा कि यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई कि भाई ऐसा हुआ कि जब 1791 में गोरखों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, तो उन गोरखों ने जो धन संपदा इकट्ठी की थी उसको उन्होंने इस गोरखिया उड़ियार के नीचे छिपा दिया और वो यहां से रफू चक्कर हो गए। तभी से इसको क्या बोला गया भाई? गोरखिया उड़ियार बोला गया। तो इसको हम गोरखिया उड़ियार बोलते हैं। अब ये जो गोरखिया उड़ियार है यह डुंगरी गांव के पास है। कहां पर है? डुंगरी गांव में है। और ये जो आप चट्टान देख रहे हैं यह कैसी है? पीली धारीदार चट्टान है, जिस पर लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया। आप देख रहे होंगे हल्के हल्के से कलर दिख रहे हैं, तो ये लाल गुलाबी। तो लाल और जो गुलाबी होते हैं वो आपको पता है सबसे चटक रंग होते हैं। तो इसको उत्तराखंड की सबसे सुंदर गुफा कहते हैं। यहां पर जो चित्रों की संख्या है वो कितनी है? 41 है, जिसमें से 30 मानव, 8 पशु और 3 पुरुष। अब यहां पर जो पशु हैं इनमें 12 सिंगा, भेड़ आदि बताए गए हैं। इस गुफा को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो श्री राकेश भट्ट जी को जाता है, ठीक है। कैसे? राकेश भट्ट जी को इसका श्रेय जाता है। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो कैसे हैं? त्रिशूल के आकार के, ठीक, ऐसे त्रिशूल के आकार के। ये त्रिशूल देख रखा होगा आपने, तो त्रिशूल के आकार के, ठीक। और ये जो चित्र हैं गोरखिया उड़ियार के, इनको जो अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर यशोधर मठपाल को जाता है। यशोधर मठपाल, ठीक। तो यशोधर मठपाल ने इनका अध्ययन किया था। राकेश भट्ट ने खोज की, मठपाल साहब ने क्या किया? इनका अध्ययन किया। चलिए अगला, लोयथाप। उत्तराखंड में लोय बोलते हैं किसको? ब्लड को, यानी कि खून को। इसका कलर रहता है लाल, और थाप मतलब होता है छापना, और वहीं से ये नाम क्या होता है? उजागर हो गया, या इस नाम को रखा गया लोयथाप। तो तब से उत्तराखंड के इस जगह का नाम लोयथाप है। ये जो लोयथाप है ये कौन से जनपद में है? यह है हमारे अल्मोड़ा जिले में। कौन से जिले में? अल्मोड़ा जिले में। यहां पर जो चित्र हैं उनमें मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए, ठीक। कलर, मुख्य कलर कौन सा है? मैंने बताया ना ब्लड का कलर, तो देख लीजिए ये लाल रंग है। तो ये आपसे प्रश्न पूछो, फड़कानौली और पेटसाल। फड़कानौली और पेटसाल ये दोनों कहां हैं? ये दोनों भी हमारी
अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा जनपद में। अब फड़का नौली की जो खोज की गई है वो 1985 में और पेटसाल की 1989 में, और खोजकर्ता इनका एक ही है, डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक, और यहां पर भी मेन जो क्या है वो नृत्य करते हुए मानव की आकृति है। अगला है किमनी गांव। किमनी गांव भी कहां पर पड़ता है भाई? चमोली में पड़ता है। ठीक, यहां पर जो चित्र हैं वो कौन से रंग के हैं? वो सफेद रंग के हैं, और ये हमको आपकी स्लाइड्स में भी दिख रहा है कि व्हाइट कलर दिख रहा है, यहां पर सफेद रंग है। और चित्र का जो विषय है वो है एक तो हथियार और दूसरा है पशु। इन दोनों के चित्र यहां पर देखे पड़ते। चलिए अगला, मलारी गांव। अब आते हैं मलारी गांव में। जब हम मलारी गांव की बात करते हैं तो मलारी गांव की जो खोज होती है, मलारी भी चमोली में है। 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है। कौन है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है। उनके द्वारा मलारी गांव की खोज की गई थी, और ये जो मलारी गांव में जब उन्होंने खोज की तो यहां से समाधान मिला। एक व्यक्ति का शव मिलता है। इसका जो शव था वो पत्थर को काटकर बनाया गया था, वहां पर उस शव को लिटाया गया है, और उस शव के साथ हमको कुछ चीज मिले हैं। जैसे वहां से एक जानवर मिला है जो, या जिसकी खोज हिमालय वृश्चिक के रूप में हुई है, या इसको कुछ लोगों ने जिबू भी कहा है, एक जिबू। दूसरा यहां से एक सुराही टाइप की मिली है। ठीक है, पानी पीने का बर्तन मिला है जिस पर मोनाल का चित्र है। ठीक है, सुराही टाइप की मिली है जिसपे मोनाल का चित्र दिखाई पड़ता है। उसके बाद शिव प्रसाद डबराल जी के बाद इसकी खोज किसने की है? एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने की है। और जब इन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय ने की तो उन्हें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मिला 5.2 किलो का सोने का मुखौटा, उसके साथ नरकंकाल, मिट्टी और बर्तन। इस क्षेत्र की खुदाई अभी तक 3 बार हो गई है। कितनी बार? 3 बार। 2 बार एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय और 1 बार शिव प्रसाद डबराल। एक चीज। दूसरा, जो ये समाधान यहां पर मिले हैं इनको समतुल्य माना गया है किसके? किन्नौर के लिम्पू गांव में मिले हैं। लिम्पू गांव, और किन्नौर है हिमाचल प्रदेश, कुछ उस प्रकार के। चलिए अगला, फल सीमा। अभी जो फल सीमा है ये कहां है? अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। और यहां से हमको मानव की आकृति जो कि योग कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। योग करते हुए मानव के चित्र कहां से मिले हैं? फल सीमा से मिले। ठीक, अच्छा पीछे वाली स्लाइड में हुड़ोली छूट गया था ना। हाँ, तो ये जो हुड़ोली है यहां से हमको कौन से रंग के चित्र मिले? नीले रंग के। और नीले रंग के चित्र हमको सिर्फ हुड़ोली से मिलते हैं। हुड़ोली में, हुड़ोली जो है वो कमल नदी के तट पर है, और हुड़ोली के पास एक गांव है ठडूम गांव। यहां पर एक गुफा है सुंदरिया उड़ियार। उस सुंदरिया उड़ियार से यहां नीले रंग के चित्र मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फल सीमा पे है। फल सीमा से हमको क्या मिले हैं? योग करते हुए व्यक्ति के चित्र मिले हैं, और यही प्रश्न पूछा जाता है। ये फल सीमा कहां है? अल्मोड़ा में है। अब आ जाते हैं अपनी अगले स्थान की तरफ, फल सीमा। अब ये जो फल सीमा नामक जो जगह, पुरोला नामक जो जगह है, यह उत्तरकाशी जिले में कमल नदी के तट पर है। इसकी खुदाई एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई गई थी। और जब एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय इसकी खुदाई करता है तो यहां से हमको बहुत बड़ी बड़ी ईंटें मिली हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को
ईटागढ़ी या ईटाकोटी कहते हैं। ठीक है, ईटागढ़ी या ईटाकोटी कहते हैं। इन पर लिपि लिखी गई है कौन सी? शंख लिपि। ठीक है, कौन सी है? शंख लिपि। अब आते हैं बनकोट। बनकोट में हमको ताम्र आकृति मिली है, मानव की ताम्र आकृतियां मिली है। ठीक, चलिए अगला त्रिशूल अभिलेख। अब याद करिएगा, उत्तराखंड में हमको नाग वंश के राजाओं के नाम मिलते हैं, गणपति नाग, अंशु नाग, विभु नाग, और एक नाम मिलते हैं गुह, ऐसे राजा मिलते हैं। अब इन राजाओं ने उत्तराखंड में क्या लिखवाए हैं? अपने अभिलेख लिखाए। अब जो ये नागवंशीय जो राजा थे, इन्होंने अपने अभिलेखों को त्रिशूल के रूप में लिखाए, जिस कारण इन अभिलेखों को त्रिशूल अभिलेख बोलते। उत्तराखंड के 2 स्थानों पर त्रिशूल अभिलेख मिलते हैं। एक है गोपेश्वर में और दूसरा है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट यानी कि जिसको वर्तमान में उत्तरकाशी कहते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, ये देखिएगा, ये जो अभिलेख हैं ये दोनों कहां के हैं? गोपेश्वर। ये भी गोपेश्वर का, और ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसको रुद्र महाशिवालय कहते हैं। ठीक, संस्कृत भाषा है, 6वीं 7वीं ईस्वी का है। ठीक, और ये जो त्रिशूल अभिलेख है गोपेश्वर का, इसमें जिस व्यक्ति ने पहली बार इसको लिखवाया था वो थे गणपति नाग। तो गणपति नाग ने इस अभिलेख को लिखवाया था। ठीक, गणपति नाग ने लिखवाया। किसने था? गणपति नाग। फिर 1191 में यहां पर नेपाल का एक राजा आता है जो उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। उस व्यक्ति का नाम था अशोक चल। तो यहां से अशोक चल का अभिलेख मिलता है। तो ये दोनों तो हो गए गोपेश्वर। अब गोपेश्वर के बाद ऐसा अभिलेख हमको कहां से मिला? बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट। बाड़ाहाट जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं? उत्तरकाशी। अब इस बाड़ाहाट से हमको त्रिशूल अभिलेख मिला, जिसपे गुहा और उनके पिता का नाम मिलता है। ठीक, और ये जो त्रिशूल अभिलेख है ये उत्तराखंड में इतिहास जानने के सबसे बड़े स्रोत है। चलिए अगली स्लाइड पे। आप ये ओखलियां देख रहे हैं, इनको कहते हैं कप मार्क्स। उत्तराखंड में जो कप मार्क्स मिले हैं उनकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कॉर्नाक नामक एक व्यक्ति था, उसने की। उसने द्वाराहाट के पास एक स्थान है चंद्रेश्वर मंदिर। कौन सा है? चंद्रेश्वर मंदिर। तो चंद्रेश्वर मंदिर से उसने क्या किया था? इसकी खोज की थी। और ये जो कप मार्क्स है इनको महासम संस्कृति के समान माना गया है, और यह 12 समांतर रेखाओं में, कितनी? 12 समांतर रेखाओं में आप देख रहे हैं कप मार्क्स को। ये गांव में आपने ओखलियां देखी होंगी ना, तो उनके जैसे है ये। चलिए, तो इसकी पहली खोज रॉबर्ट कॉर्नाक 1877। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा ही आएगा। तो भैया जब आएगा तो पढ़ लो, याद कर लो ना, क्या दिक्कत है। अब है धनखल। धनखल एक जगह पड़ती है। इसकी खोज 1998 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी, और इसमें हमको चित्रित मृद भांड मिले। ये मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। अब ये जो मिट्टी के चित्र देख रहे हैं ना आपने, ये गोला बना हुआ है, ऐसे ऐसे बने हुए, तो ये चित्रित मृद भांड है। ये हमको धनखल से मिलते हैं, ये इसकी विशेषता है। अब आ जाते हैं प्राचीनतम शवागारों की खोज देवीधुरा में 1856 में हेवनवुड ने की थी, या हेजलवुड ने की थी। चंपावत का देवीधुरा अपने आप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर कुछ ओखलियां भी मिली है, कप मार्क्स भी मिले हैं, कप मार्क्स भी मिले हैं। ठीक है, तो और ये जो हेजलवुड है, जब इन्होंने उत्तराखंड में पहली बार इस शवागारों की जब खोज की थी देवीधुरा में, तो उसी के बाद हेजलवुड को हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में पूरा
तत्व का जनक। उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक हेजलवुड को या हेलवुड को कहा जाता है। वो इसकी क्या है, विशेषता है। यही आपके पास प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड को कालसी के निकट कुणिद वंश के राजा सीलवर्मन, ठीक, कुछ इतिहासकार इनको कुणिद वंश का नाम मान करके कौन से वंश का मानते हैं, ठीक, सीलवर्मन का अपना वंश था, ठीक, उसी वंश का इनको क्या मानते हैं, राजा मानते हैं। और इस वंश को वार्षगणीय वंश कहते हैं। युगसैल का वार्षगणीय, ठीक है, युगसैल का वार्षगणीय वंश। इस व्यक्ति ने यमुना के वाम तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए और 3 यज्ञ वेदिकाओं को बनाया। इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत भाषा है, लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब तैमूरलंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था तो इसके साथ इसका इतिहासकार मरुदुद्दीन भी हरिद्वार आया और उसने हरिद्वार के लिए कुपीला और कायोपिल शब्द का प्रयोग किया और इसने हरिद्वार के बारे में बताया। जहांगीर के शासनकाल में टॉम कॉरिएट आता है और इसने हरिद्वार को क्या बोला, शिव की राजधानी बोला। यज्ञदत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए और जब 1951 में हरिद्वार के इसी बहादुराबाद में 1951 में जब यहां से क्या मिले, ताम्र उपकरण मिले, तो इन्होंने क्या किया, इसके बारे में जानकारी दी। जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, जो धारनौला है वहां पर है, और उस मंदिर से हमको मिलता है यक्षों के निवास। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में लिखा गया है कि यहां पर गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात, नाग वंश की जातियां रहती थी। उत्तरी हिमालय में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जातियां रहती थी। कुबेर की जो राजधानी थी वो कहां पर थी, अलकापुरी थी। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद है अल्मोड़ा नगर से 8 किमी की दूरी पे कसार देवी है और यहां से भी हमको क्या मिला है, शैलाश्रय मिला है। ठीक, चलिए इसी के साथ आज की पहली वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि हम आपको नई वीडियो देते रहें। ठीक, और इस कोर्स को पूरा करवाया जाएगा YouTube पर। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। धन्यवाद।